भारत की मिट्टी में जन्मा एक ऐसा योद्धा जिसके कदम जहां पड़े वहां दुश्मन की जड़ें हिल गईं। साथियों, नाम था अजीत डोभाल। राजस्थान के अजमेर में स्थित भारतीय मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री हासिल की। साल था 1968, मात्र उम्र थी सिर्फ 22 साल, लेकिन इरादे फौलाद के। 22 साल की उम्र में पहली ही बार में यूपीएससी फतेह किया और बन गए आईपीएस अधिकारी। पहली पोस्टिंग केरल के कोट्टायम जिले में एएसपी के तौर पर होती है। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 28 दिसंबर 1971 को केरल के कन्नूर में एक मामूली सी घटना पर एक जूता फेंका गया और उस जूते की वजह से भड़क उठे चारों तरफ भीषण दंगे। आगजनी होने लगी, लूटपाट करने लगे, डर का साम्राज्य होने लगा और पुलिस पीछे हटने लगी और शासन घबरा गया। अब जरूरत थी एक ऐसे अफसर की जो डर को चीर दे, एक ऐसा योद्धा जो आग में भी शांति ढूंढ लाए। और तब सीनियर अधिकारियों ने सिर्फ एक नाम लिया, अजीत डोभाल। 2 जनवरी 1972 जहां पुलिस जाने से कतरा रही थी, वहां अजीत डोभाल अकेले जा पहुंचे। ना कोई लाठी, ना कोई गोली, बल्कि रणनीति और खुफिया का अद्भुत खेल के साथ इलाके की नस नस पहचान ली। जमीन से खुफिया जुटाया, भीड़ को नहीं मारा, भीड़ के दिमाग को समझा और फिर दोनों पक्षों से बात की। दोनों पक्षों का लूटा गया सामान खोजकर लौटाया गया और देखते ही देखते एक हफ्ते में वो दंगे पूरी तरह शांत हो गए, बिना एक भी खून बहाए। साथियों, यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह थी एक रणनीतिक विजय। यह बंदूक नहीं, दिमाग की ताकत ने एक कमाल किया। उस दिन से दिल्ली तक चर्चाएं शुरू हो गईं। साथियों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक यह नाम पहुंच चुका था और फिर 1972 के मध्य में अजीत डोभाल को बुला लिया गया दिल्ली और सीधे शामिल कर लिया गया भारत की आंख और कान इंटेलिजेंस ब्यूरो में, यानी कि आईबी में, खुफिया एजेंसी। साथियों, यहीं से शुरू होती है उस जासूस की कहानी जो दुश्मन के घर में घुसकर आता है, नाम बदलता है, चेहरा बदलता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, उसका वतन के लिए जुनून। साथियों, अजीत डोभाल भारत का जेम्स बॉन्ड नहीं, बल्कि भारत का अपना पराक्रमी सपूत है। हम आगे बात करने जा रहे हैं। साल था 1971। एक खुफिया मिशन पर निकला एक ऐसा सिपाही जिसे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी बुद्धि, उसकी चाल और उसकी चाणक्य नीति ही दुश्मन के लिए काफी ही थी। नाम था, आप सभी जानते हैं, अजीत डोभाल। उसी साल उसकी जिंदगी में आया एक नया मोड़। उन्होंने शादी कर ली और बाद में 2 बेटे हुए, विवेक डोभाल और सौर्य डोभाल। उधर पूर्वोत्तर भारत जल रहा था। मिजोरम उस वक्त आसाम का हिस्सा था। साथियों, ध्यान देना, मिजोरम उस वक्त आसाम का हिस्सा था। भयंकर सूखा पड़ रही थी। लोगों ने सरकार से 1.5 लाख की मांग की। सरकार चुप रही और वहां उभरा एक नाम, लाल डेंगा। लाल डेंगा ने अपनी पार्टी खड़ी की जिसका नाम था MNFF। फिर उसने अपनी पार्टी का नाम बदलकर फिर रखा MNF, मिजो नेशनल फ्रंट। आसाम सरकार का फरमान जारी हुआ और उस फरमान में था सरकारी नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो असमिया बोले, यानी कि असमिया भाषा जानते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी उनको मिलेगी। नतीजा क्या था वहां का? गुस्सा, विद्रोह और बंदूकें निकल आई। MNF ने BSF पर हमला किया, भारतीय तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लहराया। मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर दिया गया। भारत सरकार दुविधा में थी, सेना भेजी तो वो खून बहेगा। तभी एक आवाज आई, मुझे वहां भेजो। डोभाल गए SBI के प्रमुख बनकर। साथियों, भेष बदलकर पहाड़ियों में घुसे। पता चला MNF में दरार है, तो लाल डेंगा के 7 कमांडर म्यांमार की पहाड़ियों में थे। तो डोभाल ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने दोस्ती की, उनके शराब पी, पार्टी की, खुद के घर पर पॉर्क पार्टी रखी और धीरे धीरे भरोसा जीत लिया। फिर इन्होंने रखा मास्टर प्लान। भारत से हाथ मिलाओ, अलग राज्य मिलेगा, सरकार में जगह मिलेगी, नहीं माने तो सेना सब खत्म कर देगी। 1972 से 1974 तक
की मेहनत रंग लाई। 7 में से 6 कमांडर मान गए, लालडेंगा अकेला पड़ गया और इंटरव्यू में लालडेंगा ने खुद माना, डोभाल ने मेरे 6 कमांडर तोड़ लिए थे, मेरे पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार शांति वार्ता हुई, मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य बना, लालडेंगा बना मुख्यमंत्री। लेकिन ये जीत अजीत डोभाल की थी, एक ऐसा जासूस जिसने गोली नहीं चलाई लेकिन पूरा विद्रोह खत्म कर दिया। वो जेम्स बॉन्ड नहीं, भारत के चाणक्य हैं, नाम है अजीत डोभाल। साथियों, अब जहां अजीत डोभाल मिजोरम में थे और दूसरी तरफ सिक्किम में एक पहाड़ी रियासत जहां का राजा पालदेन थोंदुप नामग्याल अमेरिकी हनी ट्रैप में फंस चुका था। CIA एजेंट होप कुक से शादी कर राजा ने सिक्किम को अमेरिका की कठपुतली बना दिया था। अमेरिका सिक्किम के जरिए भारत को घेरना चाहता था, लेकिन दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ RN काब को बुलाया और आदेश दिया, सिक्किम को बचाना है। योजना बनी, राजा को कमजोर करो, जनता को जगाओ और सिक्किम को भारत के पाले में लाओ। ये जिम्मेदारी दी गई जासूसी दुनिया के उभरते सितारे अजीत डोभाल। साथियों, अजीत डोभाल सीधे पहुंचे काजी दोरजी के पास, जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता थे। उन्हें समर्थन दिया, पैसा दिया, रणनीति दी, जनसंपर्क किया और काजी को जनता का हीरो बना दिया। दबाव पड़ा, राजा को चुनाव कराने पड़े, काजी चुनाव जीते और सिक्किम के प्रधानमंत्री बने। बस इसके बाद खेल पलट गया। काजी ने इंदिरा गांधी से मदद मांगी, भारतीय सेना पहुंची, महल पर कब्जा हुआ, फिर जनमत संग्रह हुआ। 97% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया और 1975 में सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। CIA एजेंट रानी तलाक लेकर अमेरिका लौट गई और भारत ने अमेरिका को उसकी ही चाल में मात दे दी। अजीत डोभाल को इस काम के लिए सिर्फ 7 साल में वो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। ध्यान दीजिएगा, मात्र 7 साल में वो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, जो आमतौर पर 14 साल में मिलता है। और यहीं से डोभाल भारतीय रणनीति के सबसे खतरनाक खिलाड़ी बने। जब सिक्किम और मिजोरम की घटनाओं से भारत की सीमा हिलने लगी, तब दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को हिला दिया। इस धमाके से सबसे ज्यादा कांपा पाकिस्तान। तुरंत चीन और फ्रांस से हाथ मिलाया और एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया। साथियों, लेकिन फ्रांस पीछे हट गया। चीन और उत्तर कोरिया ही पाकिस्तान की असली मददगार निकले। रॉ को सतर्क कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने एक ही आदेश दिया, काहूटा की हर हलचल चाहिए मुझे। रॉ ने पाकिस्तान के अंदर अपने खुफिया एजेंट भेजना शुरू किया। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी थी और इसी वॉर के बीच पाकिस्तान की धरती पर उतरे भारत के सबसे घातक जासूस अजीत डोभाल, जिन्हें रॉ ने फर्स्ट सेक्रेटरी बनाकर इस्लामाबाद भेजा। असल में ये पोस्ट एक कवर था, असल काम था दुश्मन की जड़ों तक पहुंचना। अजीत डोभाल 6 साल तक पाकिस्तान की धरती पर रहे, भिखारी बनकर रहे, फकीर बनकर रहे, मौलवी बनकर रहे। काहूटा जैसे संवेदनशील इलाकों की जासूसी की, जहां पाकिस्तान अपने एटम बम बना रहा था। उन्होंने वहां से सैलून से इंसानों के बाल उठाए, DNA टेस्ट के लिए भारत भेजे, ताकि पता चले कौन वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कई बार पकड़े जाने के कगार पर पहुंचे, लेकिन डोभाल कोई आम आदमी नहीं थे, वो घातक चुप्पी के मास्टर थे। साथियों, एक मजार पर एक मौलवी ने उनके बालियों पर शक जताया। कवाली की एक महफिल में उनकी नकली दाढ़ी ढीली पड़ गई, लेकिन हर बार बच निकले, ऐसे जैसे अंधेरे में एक साया। उधर भारत में हालात
गर्म हो चुके थे ऑपरेशन ब्लू स्टार। बाद में सिक्किम में आक्रोश था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब में आतंक का साया फैल चुका था। 1988 में आतंकियों ने एक बार फिर स्वर्ण मंदिर को घेर लिया, लेकिन इस बार सरकार गोली नहीं चलाना चाहती थी। राजीव गांधी ने आदेश दिया बिना खून बहाए मंदिर को आतंक से मुक्त कराना है। अब वक्त था अजीत डोभाल को भारत बुलाने का। ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ। सीआरपीएफ ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन अंदर क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था। तभी डोभाल ने खुद आगे बढ़ने की ठानी। रिक्शे वाले के भेष में स्वर्ण मंदिर के पास डेरा डाल दिया। कुछ दिन बाहर रहकर आतंकियों की आदतें समझी और फिर सीधे मंदिर के अंदर घुस गए। साथियों, उन्होंने आतंकियों को बताया, मैं पाकिस्तान से आया हूं, आईएसआई ने भेजा है, हम तुम्हारे साथ हैं। डोभाल की उर्दू, उनकी चाल ढाल, उनका आत्मविश्वास आतंकियों को भरोसा दिला गया आईएसआई ने उन्हें भेजा है। वो अंदर बाहर आने जाने लगे, पूरी जानकारी रोको देने लगे, बाहर की जानकारी अंदर और अंदर की जानकारी बाहर। कितने आतंकी हैं, कौन कहां छिपा हुआ है, कौन लीड कर रहा है। लीडर का नाम था जगीर सिंह। अब एनएसजी कमांडोज बुलाए गए, पुलिस की वर्दी पहनाकर स्वर्ण मंदिर के बाहर तैनात किया गया ताकि कोई शक ना हो। फिर शुरू हुआ मनोवैज्ञानिक युद्ध। बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, गर्मी का महीना था, आतंकियों का होश उड़ गया। जगीर सिंह प्यास से बेहाल होकर जैसे ही बाहर निकला, एनएसजी स्नाइपर ने एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया। इस एक गोली ने बाकी आतंकियों की रीढ़ तोड़ दी। अब डोभाल फिर अंदर गए और बोले, सरेंडर कर दो, अब बस यही एक रास्ता है। आतंकी बुरी तरह टूट चुके थे और फिर 18 मई 1988 को बिना एक भी गोली चलाए आतंकियों ने हथियार डाल दिए। इस पूरे ऑपरेशन में एक भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई आम नागरिक नहीं मारा गया और एक भी एनएसजी कमांडो घायल नहीं हुआ। यह था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। साथियों, जहां बंदूक नहीं दिमाग चला, जहां बारूद नहीं बहादुरी फती और जिम्मेदारी स्क्रिप्ट लिखी गई थी अजीत डोभाल के खून, पसीने और हिम्मत से। साथियों, यह कहानी 24 दिसंबर 1999 में हुई भारत एयरलाइंस IC 814 के अपहरण की घटना की है, जिसमें भारतीय सरकार को बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस विमान को 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे कंधार, अफगानिस्तान तक ले जाया गया। इसमें करीब 170 से 180 यात्री सवार थे और आतंकवादियों ने विमान के पायलट को पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि पायलट ने ईंधन की कमी के कारण अमृतसर में पहले विमान को लैंड कराया था, लेकिन फिर इसमें बहुत समय लग गया और उन्हें यह भी शक हुआ कि भारत सरकार भी कुछ प्लान बना रही है। फिर उन्होंने प्लेन को अमृतसर से लेकर पाकिस्तान में लैंड किया। जब उनकी सरकार मानती नहीं है, तब वो इसे दुबई में लैंड करते हैं और वहां से फिर से ईंधन भरकर 25 दिसंबर 1999 को वो इसे अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करते हैं। इस दौरान भारतीय सरकार के अधिकारी AR घनश्याम को कंधार भेजा गया ताकि वे आतंकवादियों की मांगों का पता लगा सकें। भारत की स्थिति का मुकाबला करने के लिए 7 सदस्यीय टीम बनाई, जिसमें अजीत डोभाल को शामिल किया गया। मुख्य तौर पर अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से वार्ता की और उनकी सभी मांगों को एक पेपर पर लिखा कर उस पेपर पर लिखा होता है कि भारत की जेल में रखे 36 आतंकियों को छोड़ना होगा, साथ ही $200 मिलियन भी देना होगा।
पेपर फेंकने के बाद उन्होंने समझाया कि भारत 36 आतंकवादियों को रिहा नहीं कर सकता, लेकिन 3 आतंकवादियों को रिहा कर सकता है। अतः अजीत डोभाल की ये कड़ी वार्ता ने आईएसआई को बेवकूफ बनाकर और सभी आतंकियों को अपनी बातों में फंसाकर समझदारी से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इस घटना के बाद अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी JTFI जैसी संस्थाओं की शुरुआत। साथियों, अजीत डोभाल जो भारतीय राजनीति और सुरक्षा में एक अहम व्यक्ति बन चुके हैं, अपनी जटिल रणनीतियों और साहसिक कदमों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें बीजेपी के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का करीबी दोस्त माना जाता था, जिससे उनके कैरियर की दिशा प्रभावित हुई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के विरोध के बावजूद डोभाल ने कश्मीर में राजनीतिक समीकरणों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी दोस्ती और PDP का गठन की कहानी शामिल है। इसके बावजूद 2004 में कांग्रेस ने उनका IB के डायरेक्टर बनने का रास्ता रोक दिया, लेकिन 2005 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए दाऊद को पकड़ने की कोशिश की। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए एक जटिल ऑपरेशन योजना बनाई, जिसमें उन्होंने छोटा राजन से संपर्क किया और शूटरों को भेजा। हालांकि मुंबई पुलिस की दखल अंदाजी से यह ऑपरेशन विफल हो गया, लेकिन डोभाल ने अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक कौशल से सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत की, जो आज तक बरकरार है। साथियों, साल 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को राज्य में बुलाया और वहां आंतरिक सुरक्षा और पुलिस विज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय खोला। इस दौरान अजीत डोभाल ने गुजरात में गवर्नर्स का बोर्ड बनाया और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्ष 2009 में उन्होंने RSS के एकनाथ राणाडे से मिलकर विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत की। 2011 में विवेकानंद फाउंडेशन ने काले धन पर रिपोर्ट जारी की, जिससे बीजेपी ने समर्थन किया और इसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। ये आप लोग सभी जानते हैं। 26 मई 2014 को अजीत डोभाल को नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया और उनकी आते ही भारत ने रक्षा और आक्रामक सुरक्षा रणनीति अपनाई। हालांकि डोभाल के परिवार पर आरोप लगे, विशेष रूप से उनके बेटे सौरभ डोभाल के पाकिस्तानी सहस्थापक के साथ निवेश संबंधों को लेकर, और विवेक डोभाल पर भी आरोप लगे, जिसके बाद अजीत डोभाल ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। बावजूद इसके डोभाल की भूमिका पर प्रभाव बढ़ते गए। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और उन्हें चाणक्य के रूप में जाना गया, क्योंकि उनकी रणनीतियों को और फैसलों ने भारत की सुरक्षा और राजनीति माहौल को आकार दिया। साथियों, 2015 में म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक में मणिपुर में भारतीय जवानों पर हमले के बाद डोभाल की निगरानी में भारतीय सेना ने सीमा पार कर म्यांमार में आतंकियों को मारा। पहली बार भारत ने आधिकारिक रूप से सीमा पार की कार्रवाई की। सन 2016 में उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक में उरी में 18 जवान शहीद डोभाल ने सेना, रॉ और NSA टीम के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। 29 दिसंबर को भारत ने LOC पार कर आतंकी कैंप तबाह किए। वहीं 2017 में
डोकलाम में चीन से टक्कर हुई। डोकलाम में भारत चीन आमने सामने आए। डोभाल ने राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। भारत की दृढ़ता ने चीन को पहली बार झुका दिया। साथियों, सन 2019 में पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। 14 फरवरी को पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए। 26 फरवरी को डोभाल के नेतृत्व में IAF ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहब्बत के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान हैरान रह गया। भारत ने युद्ध के नियम बदल दिए। सन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने की तैयारी हुई। अगस्त 2019 डोभाल ने कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया, लोगों से सीधा संवाद किया, अफवाहें रोकी। ऐतिहासिक फैसला, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। 2024 में आंतरिक सुरक्षा का नया युग। 2024 चुनावों के दौरान कई आतंकी हमलों की साजिश नाकाम हुई। डोभाल की टीम ने AI और टेक्नोलॉजी बेस्ड सुरक्षा नेटवर्क लागू किया। साथियों, 2025 भारत पाकिस्तान युद्ध और अजीत डोभाल की भूमिका। मौजूद स्थिति में आज मई 2025 में युद्ध जारी है, भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पाक के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है। डोभाल ने कहा, अब बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं, संप्रभुता की है और पाकिस्तान को हम हर हालत में हराएंगे और हर हाल में जवाब भी मिलेगा पाकिस्तान।